1 ग्राम सोना, उसको अगर आप खींचें तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। कितना धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। एक तो चांदी, एक कॉपर। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का चालन करता है, इसीलिए हम धातु के बर्तन बनाते हैं। बात समझ में आ रही? धातु ऊष्मा का हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। आज जो है हम कक्षा 10 का अध्याय 3 स्टार्ट करने वाले। देखो अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो चुका अपना, अध्याय सेकंड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और सारे अध्याय और सारे क्या कहते हैं लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो वहां जाके पढ़े, क्योंकि अगर पहले वाली चीज समझ में नहीं आई तो आगे वाली चीज समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, हम जो है फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वही पढ़ा रहे हैं, नई कोई चीज नहीं पढ़ा रहे। तो आप लोग निश्चित होकर हमसे पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित होकर पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई हमारे इसमें से सर जो पढ़ा रहे हैं वो परफेक्ट है, और आपके 100 में से 100 नंबर इसमें से पक्के आ जाएंगे। आप जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा लिखोगे ना तो 100% गारंटी है हमारी कि 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं छोड़ते हो। क्योंकि भाई एनसीईआरटी की लाइनें लिखनी होती है आपको, और हम एनसीईआरटी की लाइनें ही पढ़ रहे हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं धातु एवं अधातु अध्याय 3, वो भी आपके विज्ञान विषय का कक्षा 10 का चैप्टर है, धातु एवं अधातु। कक्षा 9 के अंदर हमने पढ़ लिया था धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। और इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय के अंतर्गत हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, फिर धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है ये भी पढ़ेंगे, और लास्ट में धातु जो खराब कैसे हो रहा है प्रकृति में उसका संसारण कैसा होता है। देखो अध्याय फर्स्ट में संसारण पढ़ चुके हैं हम, यहाँ दोबारा पढ़ेंगे संसारण। वहां इंट्रोडक्शन था, या थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोगों ने ज्यादातर 9th क्लास में पढ़ लिया। अब उससे आगे कंटिन्यू यहाँ करेंगे। देखो हमने तत्व वगैरह पढ़े थे 9th क्लास में ना बेटा, तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। अब ये भौतिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, ये भी हम समझ चुके हैं। देखो भौतिक गुणधर्म वो है जो भौतिक चीज, जैसे कि बाहर जो दिखने से या बाहर से जो हम पता लगा लेते हैं, और रासायनिक गुणधर्म जिसमें उसका अणु एवं बंध भाग लेते हैं। हम बात करेंगे आगे, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म से मतलब यही होता है जिसमें उसके अणु एवं बंध बनाते हैं और टूटता है। वो रासायनिक उसके अकॉर्डिंग जो गुणधर्म वो प्रदर्शित करता है पदार्थ, बंध बनाना और टूटना, उसके अकॉर्डिंग जो गुणधर्म प्रदर्शित करता है वो रासायनिक गुणधर्म है। भौतिक जो बाहर से, जैसे आपने पानी को गर्म किया तो भाप बन गई, है ना, तो ये इसका भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा था। ये भौतिक गुणधर्म, उसका भौतिक गुणधर्म का मतलब वो गुणधर्म जिसमें उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे गुणधर्म जिसमें परिवर्तन से उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सारे भौतिक गुणधर्म है ना। तो ये भौतिक गुणधर्म देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। फिर धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है वो भी इसी अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। भाई धातु को हम मिलते कैसे, मिलते तो धरती से ही है भाई, पर धरती से किस रूप में मिलते हैं, पृथ्वी से किस रूप में मिलते हैं, चट्टानों से या धरती से किस रूप में मिलते हैं, और हम उसे प्योर फॉर्म में कैसे लाते हैं। सोना, जो सोना है क्या जैसा हम सोना के गहने बना के पहनते हैं वैसा सोना मिलता है क्या? क्या चांदी वैसी मिलती है क्या? और नहीं तो कैसी मिलती है? फिर उसको शुद्ध कैसे करते हैं? वो सारी चीज जिस फॉर्म में मिलती है उस फॉर्म से शुद्ध फॉर्म में कैसे लाते हैं, और किस विधि से लाते हैं, वो सारी विधियां भी हम डिटेल में पढ़ने वाला है ना। जिस विधि से उस सोने को शुद्ध करते हैं, जिस विधि से तांबे को शुद्ध करते हैं। भाई धातु जो है, सोना है, जैसा आप पहनते हो गहनों के रूप में वैसा नहीं मिलता धरती में, उसमें अशुद्धियां मिलती है। तो अशुद्धियां कौन सी होगी, उनको दूर कैसे करेंगे, वो सारी टेक्निक पढ़ेंगे। लोहा, जैसे प्योर लोहा, तो प्योर लोहा सॉफ्ट होता है, उसमें कार्बन मिलाने पर वो हार्ड होता है, तो वो सारी टेक्निक लगा पढ़ेंगे हम, कैसे उसमें कार्बन मिलाया जाता है वगैरह, वो सारी चीज डिटेल में हम देखने वाले हैं। ये आपका सिलेबस में है, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। तो आप जो बच्चे को कुछ कमेंट देखे मैंने, हालांकि उन बच्चों के कमेंट को हाइड कर रखा है ना। उस कमेंट में बच्चों ने लिखा था कि सर आप पढ़ा रहे उससे हमारे परसेंट कैसे बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखा रहा हूँ, और हम लोग जब बोर्ड में जब हमारी ड्यूटी लगती है ना कॉपी चेकिंग वगैरह में, तो हमारे पास जो आंसर शीट आती है उसमें क्लियर कट लिखा होता है, ये लाइन लिखी हुई तो मार्क्स दो, ये लिखी हुई तो मार्क्स दो, है ना। तो आप वो लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे ना, नहीं लिखोगे तो कैसे मिलेंगे। और हम वो सारी लाइनें जो लिखनी है आपको बोर्ड के एग्जाम में वो लिखा रहा हूँ। बेटा साइंस में कॉपी भरने से नंबर नहीं आने वाले। आप सोचो हम जैसे एसएसटी में कॉपी भर लेते हैं, या जैसे कॉपी भरने से नहीं, साइंस में कॉपी भरने से नंबर नहीं आते। साइंस में डायग्राम चाहिए, लाइन टू लाइन चाहिए, टर्मिनोलॉजी चाहिए, जितना पूछा उतना जवाब दो, मार्क्स आ जाएंगे। कॉपी भरने से सिर्फ आपका टाइम पास होगा, पेपर मैनेजमेंट में उल्टा आपका टाइम खराब हो जाएगा, पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मैं आपको पेपर कैसे करना वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले समझ रहे हो ना आप।
लास्ट में संसारण, संसारण मतलब उस धातु है वो खराब कैसे हो रही है, संसारण हमने अध्याय फर्स्ट में भी पढ़ा कि धातु है खराब कैसे हो रही है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले। ये तो बात हुई कि इस पूरे अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपको लगता है कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, है ना, तो YouTube में नीचे आपके पास ऑप्शन आता है मेरी स्पीड फुल धीमे, आपको इस वीडियो की स्पीड, मेरी तो क्या मेरी नहीं, इस वीडियो की जो स्पीड है ना, आप चाहे तो अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं, है ना, और अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप उसको थोड़ी स्लो स्पीड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, YouTube में ऑलरेडी ऑप्शन है और हमारी ऐप पे भी ऑप्शन है, लेकिन आपके YouTube में भी ऐप ऑप्शन है ना बेटा। तो YouTube पे अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसकी लगता है कि सर बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, धातु के भौतिक गुणधर्म। और कौन कौन से भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं वो भी समझो आप लोग। सबसे पहले बात करेंगे धात्विक चमक। तो धातु जो होते हैं ना बेटा, उसके अंदर एक चमक होती है, बात करेंगे अभी हम डिटेल में बात करेंगे, धात्विक चमक होती है। तो धातु के अंदर धात्विक चमक होगी। दूसरी बात करेंगे कठोरता। तो धातु जो होते हैं सामान्यतः कठोर होते हैं, है ना, उसकी भी डिटेल में हम समझेंगे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं तो, है ना बेटा। और क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था कि उसके कण बहुत पास पास होते हैं धातुओं के, बहुत ज्यादा पास पास होने के कारण वो कठोर होते हैं, है ना बेटा। उसके बाद है आघात वर्ध्यता। आघात मतलब चोट, वर्ध्यता मतलब सहन करने की शक्ति, है ना बेटा। तो आघात वर्ध्यता धातुओं के अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद अगला गुणधर्म है तन्यता। तन्यता मतलब खींच ताड़ना, जिससे कि उसकी लंबाई बढ़ जाए, खींचना किसी चीज को, तो वो गुणधर्म भी धातु के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर धातु उष्मा के सुचालक है। सुचालक मतलब उष्मा का चालन करना। धातु उष्मा का चालन करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। नॉर्मली धातु उष्मा का चालन करते हैं, उसको समझेंगे हम, है ना। धातु उष्मा के सुचालक है या कुचालक। कुचालक मतलब किसी चीज का चालन नहीं करना। उष्मा चालन का मतलब जैसे मैंने ये मान लो ये धातु है ना, अगर मैं इसको यहाँ गर्म करूंगा तो यहाँ से भी गर्म हो जाएगा, यहाँ से गर्म करूंगा तो यहाँ से भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब गर्म, मैंने आग तो यहाँ दी, इस जगह पर दी, लेकिन गर्म यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये उष्मा का चालन कर रहा है, ठीक है। तो ये धातु करता है कि नहीं करता, कैसे करता है वो समझेंगे। फिर आए धातु विद्युत के भी चालक है कि नहीं है। जैसे मान लो ये धातु का तार है, मैं यहाँ करंट विद्युत का तार जोड़ूंगा तो क्या यहाँ करंट आ रहा है, हाँ आ रहा है, आ रहा है मतलब विद्युत का चालन कर रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं कर रहा है। फिर लास्ट में आता है ध्वनिक या सोनोरस, मतलब धातु के किसी चीज पे मारूंगा तो उसमें से ध्वनि निकलती है क्या, है ना, तो वो चीज समझेंगे हम। तो ये सारे जो भौतिक गुणधर्म है वो समझेंगे। अब एक चीज समझना है, भौतिक गुणधर्म क्या होता है। देखो गुणधर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, तो गुणधर्म दो प्रकार के होंगे, एक भौतिक दूसरा रासायनिक। एक भौतिक दूसरा रासायनिक। नॉर्मली भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म है जो पदार्थ के बिना किसी संगठन में परिवर्तन हुए पदार्थ वो गुणधर्म प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मान लो धात्विक चमक, उस चमक है तो चमक उस पदार्थ के संगठन मतलब उसके अंदर कौन कौन से बंध हैं उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो जो भौतिक यानी बाहर से देखने से, जो या बाहर से देखने से उसके संगठन, पदार्थ के संगठन में बिना कोई परिवर्तन किए जो बाहर से उसके गुणधर्म दिखते हैं ना, वो सारे भौतिक गुणधर्म है। और जो पदार्थ के बंधों के टूटने से जो वो गुणधर्म शो करता है ना, पदार्थ के जो बंध बनते हुए पदार्थों में आपस में बंध बनते हैं, हमने पढ़ा भी था पदार्थों, पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि भाई सोडियम और क्लोराइड के बीच में बंध बना, या आयरन लोहे के बीच में बंध बना, या HBr के बीच में बंध बना, है ना बेटा। तो वो सारा पढ़ा। तो ये बंधों के टूटने और बंधों के पुनः बनने से जो गुणधर्म शो होता है वो रासायनिक गुणधर्म। बात समझ में आ रही है आपको, वो रासायनिक गुणधर्म। तो हम ये अभी इस अध्याय के मतलब आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणधर्म के बारे में, वो भी धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। कल अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, आज धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। देखो आपके एनसीईआरटी का जब अध्याय हम स्टार्ट करते हैं ना बेटा, एनसीईआरटी का अध्याय स्टार्ट करते हैं तो उसके दौरान जो है सबसे पहले आपकी 9वीं कक्षा का, जो 9वीं कक्षा है उसका कुछ चीज दे रखी है। आपके अध्याय की शुरुआत इसी लाइनों से की हुई है आपकी कक्षा में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो बात अलग, अगर आपके पास न्यू बुक है जो 2024 में प्रिंट हुई है एनसीईआरटी की साइंस की, तो उसमें यही दिया हुआ है ना बेटा। मैंने एनसीईआरटी की 2024 की जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीजें ली हैं। तो देखो 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा है ना बेटा, कई तत्वों के बारे में पढ़ा है, ठीक। उसमें से धातु भी होंगे, अधातु भी होंगे और उपधातु भी होंगे। तो देखो अभी तक प्रकृति के अंदर टोटल 118 तत्व ज्ञात है। कितने तत्व ज्ञात है बेटा, 118 तत्व ज्ञात है, टोटल 118 तत्व ज्ञात है, ठीक है बेटा। उसमें से 90 से अधिक, कितने, 90 से अधिक क्या है, धातुएं हैं। 90 से अधिक धातुएं, 22 अधातुएं हैं।
90 से अधिक धातु है, 22 अधातु है और बाकी कुछ उपधातु है। उपधातु हम 9th में पढ़ चुके हैं, वे जो जिसके अंदर जिसके उपधातु जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के लक्षण हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? उपधातु। जिसके अंदर धातु वो जो धातु के भी लक्षण शो करती हो और अधातु के भी लक्षण शो करती हो उसे हम बोल देंगे उपधातु। क्या बोल देंगे बेटा? उपधातु बोल देंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? उसको बोल देते हैं हम उपधातु। ठीक है, तो अभी तक जो टोटल 118 तत्व ज्ञात है, 90 से अधिक धातुएं हैं उसमें और 22 अधातु और कुछ उपधातुएं हैं। ठीक है ना बेटा? कुछ क्या है? उपधातुएं हैं। तो हमने जो है 9वीं कक्षा के अंदर हमने क्या बात की थी? धातु के बारे में बात की थी, उपधातुओं के बारे में बात की थी। और हम आपको याद आया तो धातु के कौन से गुणधर्म थे, अधातु के कौन से गुण थे, अगर याद आते तो ठीक है, नहीं तो हम आगे इस पर विस्तार से अध्ययन करते हैं। अभी हम बात करें भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु नहीं, सिर्फ धातु के भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। धातु के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। देखो समझना, आपके बुक का क्रियाकलाप 3.1 नंबर दे रखा है। 3.1 देखो बेटा, मैं फालतू की बात नहीं करूंगा इधर उधर की, मैं आपको एनसीईआरटी की बात करूंगा। बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस की भरमार है, टेंशन ये है कि कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े, है ना बेटा? तो आप फालतू की वीडियो भी देखते हैं तो आप ध्यान से आप कॉपी पेन लेके बैठे और जो आपको दिख रहा है ये सारे नोट्स हैं आपके, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते जाए। तो आपका क्रियाकलाप 3.1 है, इसमें क्या लिखा हो बेटा? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। क्या क्या चीज लेना? आयरन लेना आपको, कॉपर लेना, एल्यूमिनियम लेना, मैग्नीशियम लेना। ये 4 धातुएं हैं, इन 4 धातुओं को लिया आपने। आयरन को लिया, आयरन मतलब लोहा, कॉपर मतलब तांबा, एल्यूमिनियम लिया और मैग्नीशियम लिया, इनको लिया आपने। इनके लेने के बाद हम क्या करेंगे? एक रेगमाल का कपड़ा लेंगे, उसको साफ करेंगे, है ना? साफ करेंगे तो उसमें से चमक निकल आएगी। आप देखो लोहे को जब रेगमाल कलर करने से पहले साफ करते हैं ना बेटा उससे, तो कलर उसमें से भी एक चमक आती है। तो इन सबको जब हम साफ करेंगे इसमें से एक चमक निकलेगी। चमक निकलती है ना, जो नया पदार्थ लोहा होता है चाहे कॉपर होता है, एकदम चमकती, उसकी सतह चमकती हुई होती है। और जो चमकती हुई सतह, जो सतह चमक रही है ना, इसी को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को धात्विक चमक कहते हैं। ये धातुओं के ऊपर ही होती है। किसके ऊपर होती है? धातुओं के ऊपर ही होती है। तो आप चाहे तो धात्विक चमक को लिख सकते हैं अपने शुद्ध रूप में। किसमें? शुद्ध रूप में। धातु की जो सतह है वो चमकदार होती है। कैसी होती है? शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है बेटा वो चमकदार होती है। और इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं बेटा? धात्विक चमक कहते हैं। इसी गुणधर्म को हम कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है, अब आप देखना समझना, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, हमने 4 चीज ली थी। आयरन लिया था, कॉपर लिया था, एल्यूमिनियम लिया था, मैग्नीशियम लिया था। ठीक है, ये चारों चीज ली थी। अब इन चारों चीजों का क्या करेंगे? इनके छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और एक तेज धार वाला चाकू लेंगे और इनको काटने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटा? काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सोडियम एक धातु का टुकड़ा, सोडियम जो है ना उसकी बात करें, पहले आप इनको काटोगे, काटने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? कटेंगे नहीं। सबकी अलग अलग कठोरता है, सबकी अलग अलग कठोरता है। ठीक है बेटा, तो काटने में थोड़ी दिक्कत आएगी, अलग अलग कठोरता, चाकू से तो नहीं कटने वाले। ठीक है, एक सोडियम जो है, सोडियम धातु का टुकड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी हवा के अंदर क्रिया कर लेता है, तो उसको तो बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए। ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत जल्दी जल जाता है ना। आगे बात करेंगे सोडियम के बारे में। तो सोडियम धातु जो आपकी इसमें दे रखी है, बुक के अंदर दे रखा है, तो सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसको फिल्टर पेपर के नीचे दबाकर सुखा के रखते हैं या केरोसिन में रखते हैं सोडियम को। कारण यही है कि जो वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बहुत जल्दी उष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया करने से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है और वायु से जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। सोडियम जो वायुमंडल से वायुमंडल में क्रिया करके ऑक्सीजन गैस बनाता है, जल वाष्प से क्रिया करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2 गैस रिलीज करता है। और H2 गैस जो है फट फट की आवाज के साथ जलती है, विस्फोट भी हो जाता है, जलता बहुत ज्यादा एनर्जी भी उत्पन्न करता है बेटा। तो सोडियम को तो हमें सावधानी से पकड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, सोडियम को हमें सावधानी से पकड़ना चाहिए और लैब में हम इसको बहुत सावधानी से रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। जब बाहर रखते हैं तो फिल्टर पेपर में पकड़ के रखना चाहिए। तो इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो कि जब आप सब इस धातु के टुकड़ों को काटने, सोडियम को तो आप रहने ही दें, दूसरे धातु के टुकड़े को आप काटने की कोशिश करोगे तो आपको क्या लगेगा? सबकी कठोरता अलग अलग होगी, सबकी कठोरता अलग अलग होगी। लोहा ज्यादा कठोर होगा, है ना, एल्यूमिनियम थोड़ा कम कठोर होगा, मैग्नीशियम की बात अलग होगी, सोडियम की बात अलग होगी। तो सबकी कठोरता अलग अलग होती है। तो सभी धातुओं की कठोरता समान नहीं होती, लेकिन कठोर होते हैं। लेकिन कठोर होते हैं। क्या होता है बेटा? कठोर होते हैं। ठीक है, धातु एक मरकरी ही ऐसा है जो कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में होता है, बाकी लगभग सभी धातुएं कठोर होती है ना बेटा। अब अगला अपन क्रियाकलाप 3.3 की बात करें, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर के टुकड़े ले। किस किस के लिया? आयरन का लिया, जिंक का लिया, लेड का लिया और कॉपर का लिया। ले लो, ठीक, ले लेते हैं। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पे रखकर उसका हथौड़े से मारेंगे।
क्या करेंगे, ये हमने धातु के टुकड़े लिए, धातु के टुकड़े लिए और एक लोहे के ब्लॉक पे रखकर हथौड़े से मारेंगे। मारेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम उसको पीट पीट जितना मारेंगे जितना उसकी चादर बनती जाएगी, है ना। अब भाई आप देखेंगे कुछ धातु को पीटेंगे तो उसकी पतली चादर बनाया जा सकता है। तो जो धातु को पीट पीट कर जो हम चादर बनाते हैं ना बेटा, धातु को पीटने से जो उसकी चादर बनती है, तो धातु जो इस चोट को जो सहन कर रहा है, इसके लिए एक गुण आता है जिसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता। क्या बोलते हैं बेटा, आघात वर्ध्यता, मतलब चोट को सहन करने का गुण है ये। क्या है बेटा, धातु को पीट पीट कर जो चादर बनाते हैं, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता बोलते हैं। ठीक है। सोना तथा चांदी जो होते हैं ना, उसमें बहुत ही अधिक क्षमता होती है, कि बहुत अधिक आघात वर्ध्य धातु होती है। इनको पीट पीट के देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने। 1 ग्राम सोना, कितना बेटा, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना, उसको अगर आप खींचे तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। कितना, तो एक्चुअली सोना और जो चांदी होती है ना बेटा, उसके अंदर पीटने की बहुत आघात वर्ध्यता, बहुत ज्यादा क्षमता होती है। बहुत पतली परत बनाई जा सकती है सोने की, बहुत ही पतली पतली परतें बनाई जा सकती है। ठीक है, पीट पीट कर। और अगर उसको खींचे तो लंबा तार भी बनाया जा सकता है, खींचे तो लंबा तार भी बनाया जा सकता है। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं तन्यता। तन्यता मतलब तानना, तन्यता, खींचकर कितना लंबा तार बना दे। तो सोने के 1 ग्राम का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितने, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सोने में कितना ज्यादा तन्य धातु है, सोना कितना ज्यादा तन्य धातु है। आघात वर्ध्यता भी सोना चांदी का बहुत ज्यादा, तन्यता भी इसकी बहुत ज्यादा। तन्यता मतलब किसी धातु को खींचकर उसका लंबा तार बनाना, है ना बेटा। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण ही धातु हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार में ढल सकते हैं। आघात वर्ध्यता, भाई आघात वर्ध्यता के कारण उसको चोट चोट मार मार के हम चाहे जिस रूप में ढाल सकते हैं, और तन्यता जितना चाहे उसको खींच के हम उसको उस रूप में डाल सकते हैं जैसा हम चाहे। तो इन 2 गुणों के कारण धातु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपने घरों के अंदर बर्तन देखे होंगे, है ना, आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं क्या, अब वो खाने बनाने वाले बर्तन किसके बने हुए हैं, कौन सी धातु के बने हुए हैं, स्टील के बने हुए होते हैं। नॉर्मल हमारे पास स्टील के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। अच्छा, उसी धातु के क्यों बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो उनको पीट पीट के आराम से किसी भी रूप में दिया, किसी भी रूप में उसको ढाला जा सकता है ना। उसको पतली चादर को और तन्यता तारों की तरह खींचा, उसको खींचा भी जा सकता है, और पीट पीट के चादर के रूप में चाहे उस रूप में ढाल भी सकते हैं उसको। तो उसके अंदर आघात वर्ध्यता का तो गुण है ही है, तन्यता का तो गुण है ही, 2 गुण तो है ही। इसके अलावा और कौन कौन से गुण है जिसके कारण हम उस धातुओं का उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में। देखो एक क्रियाकलाप, एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं इसको। कि देखो हमारे पास क्या है कि एक धातु की रोड है, ये धातु की रोड है मान लो, क्या है, ये धातु की रोड। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मोम लगाऊंगा, क्या करूंगा, मोम लगाऊंगा, और मोम लगाकर एक दूसरी पिन लगा दूंगा, मोम लगा के एक पिन चिपका दूंगा। ये एक लंबा धातु का रोड है मान लो, तो यहाँ पे मोम से मैं एक पिन चिपका देता हूँ, क्या करता हूँ, पिन चिपका देता हूँ, और इधर इसे बर्नर गर्म करके मैं गर्म करूंगा। क्या करूंगा, बर्नर से इधर इस मुंह पे पिन चिपकी हुई है, और गर्म इस मुंह से कर रहा हूँ, इस मुंह से। ठीक है, जब मैं गर्म करूंगा तो ये रोड गर्म होगी, क्या होगी, ये रोड गर्म होगी, और गर्म होगी तो गर्मी से यहाँ से गर्म हो रही है, पर लेकिन ये रोड पूरी गर्म होगी, पूरी गर्म होगी। लास्ट में यहाँ पे जो मोम लगा वो मोम पिघल जाएगा, और जो आलपिन या जो पिन लगी हुई है यहाँ पे वो यहाँ से गिर जाएगी, क्योंकि मोम पिघल चुका है। पास में आ रही, ऐसे कैसे ये आपका ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो है ना, ये रोड है पूरी पूरी, ये रोड, इस रोड को हम गर्म करते हैं। इस रोड पे यहाँ पर जो है एक पिन लगी हुई है, पिन। अब यहाँ से ये हीट दे रहा है, ये हीट दे रहा है बेटा, ये हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, ये वाली हीट। तब यहाँ पे हीट देंगे, गर्मी, इसको आग जलाएंगे तो ये पूरी रोड धातु का तार जो है ये पूरा गर्म हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे जो ये मोम लगा हुआ है ये मोम पिघल जाएगा, और ये पिन है ये नीचे गिर जाएगी। इस प्रयोग से हमें क्या समझ में आ रहा है, हम गर्म तो यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, और गर्मी यहाँ पहुंच रही है, यहाँ से गर्मी इधर पहुंच रही है, यहाँ से गर्मी इधर भी पहुंच रही है, पर यहाँ से गर्मी इधर पहुंच रही है। मतलब धातु जो है उष्मा का चालन कर रहा है, धातु उष्मा का चालन कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हमारे घर में स्टील की तपेली है, हम उस तपेली को नीचे से गर्म करेंगे तो उसके अंदर दूध गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि धातु उष्मा का चालन करता है। अगर धातु उष्मा का चालन नहीं करता तो क्या हम उसके खाना बनाने के सामान बनाते, क्या उसका नहीं बनाते। क्यों, तो नीचे कितना भी गर्म करो अंदर का कुछ गर्म ही नहीं हो रहा, तो क्यों कर बनाएंगे उसकी तपेली, क्यों बनाएंगे उसमें दूध गर्म क्यों करेंगे। धातु उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का चालन करता है, इसीलिए हम धातु के बर्तन बनाते हैं। बात समझ में आ रही, धातु उष्मा का चालन करता है, उष्मा का चालन करने के कारण ही हम धातु के बर्तन बनाते हैं।
तो एल्यूमिनियम, अब देखो इस क्रियाकलाप के अंदर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम और कॉपर है तो धातु है, उसका तार लिया, स्टैंड पे बांधा, दूसरी ओर मोम लगाया, क्लिप लगाई, पिन लगाई और फिर गर्म किया तो पिन हट गई। उपरोक्त क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि धातु उष्मा के सुचालक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज सुनना, एक शब्द आता है गलनांक। क्या होता है बेटा, गलनांक, और एक होता है क्वथनांक। अभी हम बात कर रहे हैं गलनांक। किसकी बात कर रहे हैं, गलनांक। गलनांक मतलब गलना, सीधी साधारण भाषा में कह रहे हैं द्रव अवस्था माना। हम हिंदी में बोलते हैं गलना या द्रव अवस्था माना। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे गर्म करूं, मान लो ये तपेली है, तपेली आप गर्म करते हो, जैसे प्लास्टिक का मग को गर्म करो तो क्या वो पिघल जाता है? तपेली को गर्म करो, अगर वो पिघल जाए तो क्या उसमें आप दूध गर्म करोगे? नहीं। तो उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, बहुत ज्यादा हीट दे तब जाके कहीं उसका कुछ हो। तो तपेली का नॉर्मली उसका गलनांक बहुत उच्च होना चाहिए, दूध का गलनांक या सब्जी का गलनांक कम होता है, बहुत जल्दी ठीक है गर्म हो जाते हैं, जबकि वो तपेली है और या स्टील है उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। और धातु के गलनांक भी उच्च होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, धातु के गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, धातु के गलनांक उच्च होते हैं, बात समझ में आती है? धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, एक तो चांदी, एक कॉपर। ठीक है, इसकी तुलना में एक तो लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं, सिल्वर तथा कॉपर की तुलना में। सिल्वर और कॉपर बहुत अच्छे चालक होते हैं उष्मा के, बात समझ में आ रही है? सिल्वर एंड कॉपर बहुत अच्छे चालक होते हैं उष्मा के। अब आगे समझो, अब धातु क्या विद्युत का चालन करती हैं? क्या धातुएं विद्युत का चालन करती हैं? इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, आपकी बुक का ही है। देखो इस प्रयोग को समझना, हमने ये जो बैटरी लिया ये है एक बैटरी। इस बैटरी को आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, बड़ा बड़ा छोटा। ये बैटरी, इधर प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो, ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ से तार जोड़ दो और चाहो तो आप बैटरी डायरेक्ट लगा के भी जोड़ दो, दोनों ही सिंबल राइट होगा, दोनों ही तरीके राइट है। ठीक है, ये बैटरी ली, बैटरी से एक और तार हमने लिया और सीधा लट्टू से जोड़ दिया। भाई बैटरी का ये तार है, हमने सीधा ही यहाँ पे जोड़ दिया लट्टू से, हमने सीधा ही यहाँ पे क्या किया, लट्टू से जोड़ दिया, सीधा ही यहाँ पे लट्टू से। ठीक है, अब दूसरा जो तार है दूसरा लिया और यहाँ पे इस तार को हमने क्या किया, दोनों तार को बीच में से काटा हुआ है, इस साइड में एक क्लिप लगा दिया, इस साइड में भी एक क्लिप। भाई बैटरी है, बैटरी से एक तार निकाल के सीधे लट्टू को जोड़ दिया, दूसरा जो तार है उसे तोड़ दिया, बीच में से तोड़ दिया और तोड़ के इधर भी एक क्लिप लगा दिया, इधर भी एक क्लिप लगा दिया। ठीक है, लगाया क्लिप, अब बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, और तो ये दोनों, एक क्लिप ए, ये क्लिप ए लग गया, ये क्लिप बी लग गया, बीच में गैप है, फिर यहाँ पे ये स्विच लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लिप है ना हमें धातु के बनाए हुए, किसके है, चाहे कॉपर है चाहे लोहा है, धातु है। ये किसके क्लिप है, धातु के हैं। धातु क्लिप ए भी धातु का, धातु के क्लिप है, क्लिप किसका है, धातु के बेटा। क्लिप ए भी धातु का है और क्लिप बी भी धातु का बना हुआ क्लिप है, एक ही धातु के बने हुए क्लिप है। हमने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, स्विच चालू कर दिया, क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब यहाँ से तार टूटा हुआ, क्या लट्टू चलेगा, नहीं चलेगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को आपस में चिपकाऊं, दोनों क्लिप को लेकर ऐसे चिपकाऊं, सब दोनों क्लिप को चिपकाऊंगा तो लट्टू जल जाएगा, क्लिप को हटाऊंगा लट्टू बंद हो जाएगा, क्लिप को चिपकाऊंगा लट्टू जल जाएगा। इसका मतलब धातु विद्युत का चालन करती है। क्यों? क्योंकि अगर चालन नहीं करती तो क्लिप के जोड़ने से लट्टू नहीं जुड़ता, क्योंकि क्लिप के पीछे की ओर तार जुड़ा है, दूसरे क्लिप के भी पीछे की ओर। फिर जैसे मान लो यही क्लिप है, पीछे यहाँ से तार जुड़ा हुआ है और इधर भी ये क्लिप और पीछे यहाँ से तार जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तार तो पीछे जुड़ा हुआ, अगर इन क्लिपों में से विद्युत का प्रवाह होगा तो लट्टू जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। और मैं जो ही तार आपस में क्लिप को चिपकाऊंगा लट्टू जल जाएगा, हटाऊंगा लट्टू हट जाएगा। इसका मतलब है धातु विद्युत का चालन करते हैं। देखो धातु उष्मा का भी चालन करते हैं या धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, दोनों एक ही बात है। सुचालक यानी अच्छे चालक, या उष्मा का चालन करते हैं। धातु विद्युत के भी सुचालक होते हैं या विद्युत का चालन करते हैं, बात समझ में आ रही? धातु के अंदर हमने अभी तक तन्यता गुण देख लिया, आघात वर्धीयता गुण देख लिया हमने, है ना बेटा, चमक देख ली, धात्विक चमक देख ली हमने, कठोरता देख लिया हमने, और विद्युत के चालक होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। अब सुन, हमारे घर के अंदर जो तार होते हैं ना, तार उसके अंदर भी नॉर्मली कॉपर या एल्यूमिनियम के तार होते हैं। हमारे घर के अंदर जो लगाते हैं उसके अंदर या तो कॉपर के वायर बने हुए होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं। उसके ऊपर एक पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्या होता है, एक प्लास्टिक होता है ना, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी के या रबड़ जैसी एक सामग्री की परत चढ़ी हुई होती है और उसके अंदर तार होता है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? भाई तार तो विद्युत का चालन कर रहे, ऊपर रबड़ क्यों चढ़ा हुआ होता है? नहीं हुआ तो हम हाथ लगाए तो वहीं चिपक जाओ, और हम हाथ भी लगाएंगे तो दो तीन तार आपस में चिपक कर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और विद्युत का चालन बराबर नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चूंकि वो रबड़ जो विद्युत का कुचालक है, तो दो तारों को अलग अलग रखने के लिए उसका यूज करते हैं। बात समझ आ रही? दोनों तारों को अलग अलग रखने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चूंकि रबड़ विद्युत का कुचालक है,
ठीक है। तो धातु जो है विद्युत का चालन करते हैं, रबड़ जो है उसके ऊपर सामग्री चढ़ी हुई होती, रबड़ जैसा एक सामग्री चढ़ी हुई होती तारों घर के तारों के ऊपर, ताकि वो तारों में शॉर्ट सर्किट ना हो या वो विद्युत के कुचालक हो, या जो तार है एक तार से करंट जा रहा है दूसरे आ रहा तब भी कोई दिक्कत ना हो, है ना बेटा। तो हम कहने का मतलब धातु विद्युत का सुचालक होता है। ये समझ में आया क्या अभी आपको? देखो धातु की धातु कठोर होता समझ में आ गया, धातु तन्यता होता, आघात वर्ध्यता सब समझ में आ चुका है। अब एक चीज समझना, अगर मैं धातु अगर उनको आपस में टकराऊं, धातु तो आपस में टकराऊं तो उसमें से एक आवाज निकलती है। अपनी स्कूल की बेल, एक बेल को दूसरे धातु के छड़ से मारते हैं, जैसे घंटी बजती है, आवाज आती है ना बेटा घंटी की, टन 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 टन, आती है कि नहीं आती है? तो वो आवाज क्यों आ रही है? धातु को चोट मारने पर जो आवाज आती है उस आवाज को क्या बोलेंगे, है ना? देखो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। बात समझ में आ रही? सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं क्योंकि धातु अपने में से सोनोरस या ध्वनिक का गुण प्रदर्शित करती है, अपने से ध्वनि उत्पन्न करती है। इसलिए हमारे स्कूल की घंटी किसकी बनी हुई होती है? धातु की बनी हुई होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पूरा चीज का हमने एक सार लिया, हमने पढ़ा वही है, नई चीज नहीं। अभी हमने पढ़ा, देखो धातु पदार्थ जो कठोर, धातु वे पदार्थ हैं जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, धावनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धीय या चमकीले या धात्विक चमक होती है जिसमें आघातवर्धीय, तन्य, धावनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक का गुण होता है, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल तो आप बहुत सारी धातु के लिख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, है ना बेटा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बेरियम, धातु बहुत सारी है। अब धातु का उपयोग कहाँ होता है? हम हमारे घर बनाते हैं। देखो आरसीसी के जो सरिया होता है ना बेटा, सरिया किससे बना होता है? धातु का, ऑफकोर्स लोहे का बना होता है, इस्पात का बना होता है ना बेटा। रेल की पटड़ी है वो होती है, पुल हम बनाते हैं, हवाई जहाज धातुओं से बनता है, समुद्री जहाज धातु से बनता है, गाड़ियों धातु से बनता है। तो धातु के तो उपयोग ही उपयोग है। बर्तन बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं, उसकी पुर्जे बनाते हैं। आप जिस बाइक पे चलते हैं वो धातु की बनी हुई है, जिस कार में बैठ के चलते हैं उसमें धातु का यूज होता है। तो धातु का तो यूज ही यूज है। बात समझ आ रही है? धातु का तो बहुत सा यूज है, बहुत सारा यूज है धातुओं का। तो